सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल तक हमने अपने भोजन का कंप्लीट पाचन कर लिया था छोटी आंत्र में, या पूरी आहार नाल की मैं बात करूं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो आवश्यकता है भाई, ठीक है। तो अब जैसे ही भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, हमने अपने भोजन का जो टोटल पाचन था उसको 5 चरणों में डिवाइड किया था, या उसके 5 प्रक्रम होते हैं। सबसे पहला होता था अंतर्ग्रहण, सेकंड था भोजन का पाचन, तीसरा था अवशोषण, चौथा था स्वांगीकरण और पांचवा था बहिक्षेपण, ठीक है भाई। तो हमने अपने इस क्रम में 2 स्टेप को कवर कर लिया है, एक तो अंतर्ग्रहण को और एक भोजन के पाचन को, ठीक है। तो भोजन के पाचन जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हमने कल तक बात कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन यहाँ से कई प्रकार से बन सकता है। जैसे मैं आपको दोबारा बता दूँ, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनेगा कि आमाशय में भोजन के पाचन को समझाइए, गृहिणी में भोजन के पाचन को समझाइए, या छोटी आंत्र में भोजन के पाचन को समझाइए, या मुख गुहा में भोजन के पाचन को समझाइए। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको केवल उसी पार्ट के बारे में बात करनी है जिसके बारे में वो पूछ रहा है। जैसे वो आमाशय में पाचन पूछ रहा है तो केवल आपको आमाशय में ही पाचन के बारे में समझाना है। एक टाइप तो ये हुआ क्वेश्चन का। और एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट के पाचन को समझाइए। अब देखो इस आंसर में अंतर है, वो आपसे केवल ये पूछ रहा है कि केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट के पाचन को समझाइए। तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन को समझाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि आहार नाल के कौन से भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और वो कौन से एंजाइम से होता है। तो वो सारा कुछ उसके बारे में हमें लिखना है। ऐसे यदि प्रोटीन के पाचन के बारे में पूछे तो केवल हमें प्रोटीन के पाचन के बारे में समझाना है, ठीक है भाई। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत सारे कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम उसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपनी तीसरी हेडिंग चलती है भाई अवशोषण। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अवशोषण, जिसको आप एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देखिए भाई, आपका जो चैप्टर है वो पाचन एवं अवशोषण ही है। मतलब चैप्टर क्या, जो चैप्टर का नाम है वो क्या इंडिकेट करता है कि आपको एक तो सबसे पहले भोजन का क्या करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा। और जब आपके भोजन का पाचन हो जाएगा तब आप उस भोजन को क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। देखिए, भोजन का अवशोषण होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या होता है अवशोषण, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे ना। पूरा कंसंट्रेट रखिए, वीडियो से जुड़े रहना है ना, बीच में मत छोड़ना, जुड़े रहना, तभी आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा भाई, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं आखिर अवशोषण होता क्या है। तो सुनिए, एक बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन को 1 मिनट में थोड़े कलरफुल चौक ले लेता हूं। जो इसकी डेफिनेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। वो ज़रा ध्यान सुनिए, पॉइंटों को याद करना जो मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, पहला पॉइंट, जो भोजन का अवशोषण होता है वो अधिकांश छोटी आंत्र में ही संपन्न होता है। कहाँ पे होता है, देखो, भोजन का कंप्लीट पाचन भी कहाँ पे होगा, छोटी आंत्र में, और भोजन का कंप्लीट अवशोषण भी कहाँ पे होता है भाई, छोटी आंत्र में, मतलब मोस्टली। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बकल कैविटी में कुछ पार्ट का अवशोषण होता है, आमाशय में कोई ना कोई पदार्थ अवशोषित होता है,
बड़ी आंत्र में भी कोई ना कोई पदार्थ अवशोषित होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, एक टेबल बनाएंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो आपके पार्ट हैं वो केवल कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं भाई, छोटी आंत्र से। अब छोटी आंत्र में भी ऐसी कौन सी संरचना है जो भोजन का अवशोषण करती है, तो उसका आंसर है विलाई, जिसको आप रसांकुर कहते हैं। सुना है ना विलाई के बारे में, हमने जब छोटी आंत्र की औतकी देखी थी, संरचना देखी थी, तो वहाँ पे हमने इसका जिक्र किया था। तो एक सबसे पहले हम एक विलाई ड्रॉ करते हैं और फिर उसके माध्यम से हम अपनी पूरी अवशोषण की प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है भाई, देखते चलिए केवल। हम एक विलाई की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, विलाई की एक विलाई, ठीक है। यहां से मुझे थोड़ा सा ये, चलिए एक विलाई की स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम देख लेते हैं भाई, और ये क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं और कैसे यहाँ से अवशोषण होता है। ये आपको दिख रही है वो एक विलाई है जिसको आप रसांकुर कह सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे रसांकुर, मिलियन और बिलियंस रसांकुर हमारी छोटी आंत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये आपकी छोटी आंत्र की ल्यूमेन है, मतलब ये छोटी आंत्र है, ठीक है। तो इस छोटी आंत्र की जो ये उपकला होती है ना, ये बाहर की म्यूकोसा उपकला है ना, इसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, देखो आप ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छा ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ऐसे दिख रही है आपको, तो इसको मैंने जूम कर दिया है किसी एक को, तो ये है विलाई, है ना। और ये वो संरचना है जिसके माध्यम से भोजन का क्या होता है भाई, अवशोषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जरा आप ध्यान से देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में एक वाहिका होती है जो वाइट कलर की होती है। कैसी होती है बोलो, वाइट कलर की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाइट कलर की जो आपको दिख रही है बीचों बीच में सेंटर में। एक एक पॉइंट को आप क्लियर करेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है जो आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रही है। फिर यहां से ये रेड कलर की स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हैं। एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको, फिलहाल आप देख लीजिए। ठीक है, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर जो आप इधर देख पा रहे हैं, और इधर ब्लू कलर, कौन सा है, ब्लू, ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर एक नलीनुमा संरचना, देखिए ठीक है भाई, आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है भाई आपकी, ये पूरा एक विलाई है। इस पूरी संरचना को मैं क्या कहता हूँ, विलाई कहता हूँ ना, रसांकुर कहता हूँ।
और ये जो रसांकुर होता है ना, इस पे ये इसकी कोशिका है, आप इसको एपिथेलियम कोशिका बोल सकते हैं, ये वाली एपिथेलियम कोशिकाएं जो आपको बॉक्स से दिखाई दे रहे हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोशिकाएं होती है ना, इन पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं भाई, ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। आप देख पा रहे हैं, आप नोटिस कर पा रहे हैं इसको, आप जरा देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं भाई। किसके ऊपर बोलो? विलाई के ऊपर। और इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोविलाई, यानी कि सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं भाई? सूक्ष्मांकुर। अब देखिए, अब आपको जो ये टोटल संरचना दिखाई दे रही है ना, वो एक विलाई है जिसको आप कहते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं? इस टोटल संरचना का नाम बताओ मुझे पहले। ये टोटल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ना, उसको आप विलाई के नाम से जानते हैं, यानी कि रसांकुर के नाम से जानते हैं। इसको हम रसांकुर बोलते हैं भाई, ठीक है। अब एक एक मैं पहले इसके नाम लिख देता हूं, ताकि आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो आप इनको तो बोलते हैं भाई सूक्ष्मांकुर, जिसको आप माइक्रोविलाई के लिए भी नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये एपिथेलियम कोशिका हैं, एपिथेलियम कोशिका, ठीक है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं, और ये आपको दिख रही है ना, ये ब्लू कलर से, ये होती है कौन? सिरा। ये सिरा होती है ना ब्लू कलर की, और जो रेड कलर की आपको दिख रही है वो है धमनी। तो मैं इसको टोटल एक रक्त वाहिका कह सकता हूँ ना, दोनों को, ये रक्त वाहिका। एंड जो आपको बिटवीन एक वाइट कलर की संरचना दिखाई दे रही है, बिटवीन में आपको जो वाइट कलर की संरचना दिखाई दे रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है जिसका नाम है लसिका वाहिका, ठीक है, जिसको आप लैक्टियल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक्टियल, ठीक है भाई, है ना। और ये आपके हुए गए सूक्ष्मांकुर। ये ऊपर बॉर्डर जो आपको दिख रहा है, आप इसको सूक्ष्मांकुर बोलते हैं, और ये जो व्हाइट कलर का पूरा संरचना है, इसको आप रसांकुर बोलते हैं ना। तो आप सुनिए, मैंने क्या कहा, आपको जो ये संरचना दिख रही है ना, ऐसे बहुत सारी संरचनाएं हमारी छोटी आंत्र में ऐसे प्रेजेंट है ना, ऐसे प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहे हैं। तो ये को मैं यदि जूम करूं तो उसकी संरचना कुछ ऐसी आपको नजर आती है ना। तो इस टोटल स्ट्रक्चर का नाम है रसांकुर। तो आपको याद रखना होगा कि भोजन के अवशोषण में रसांकुर हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? रसांकुर। समझ गए? ये टोटल संरचना रसांकुर है, और रसांकुर के ऊपर भी, ये पूरा रसांकुर है, इस रसांकुर के ऊपर भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली नुमा या बाल नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें आप सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, विलाई पर भी कौन है? ये माइक्रोविलाई। देखो, इस टोटल संरचना को तो मैं रसांकुर या विलाई कह सकता हूं, और इस विलाई के ऊपर भी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें मैं माइक्रोविलाई कहता हूं, जो ब्रुश बॉर्डर बनाती हैं। क्या बनाती हैं बोलो? ब्रुश बॉर्डर। और मैंने कहा था ना, ब्रुश बॉर्डर क्या काम आता है? ये भोजन के अवशोषण करने के क्षेत्रफल को बढ़ाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण करने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। कौन? माइक्रोविलाई। जो किसके ऊपर प्रेजेंट है बोलो? विलाई के ऊपर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप नोटिस कीजिए, आपकी जो ये विलाई है, इस विलाई के बिटवीन 3 स्ट्रक्चर मोस्टली प्रेजेंट है, या 2 स्ट्रक्चर कौन कौन सी? सुनिए, धमनी और सिरा, और इसके बीच बीच में पता है ये अटैच हैं, तो हम इसको कैपिलरी बोलते हैं। ये एक अलग कंसेप्ट है। धमनी और सिरा आपस में ऐसे ही जुड़ी हुई होती हैं, और जिस संरचना से जुड़ती है ना, उसे हम केशिका कहते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 18 में मैं आपके बारे में टोटल इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये अटैच है, ये जुड़ी हुई होती है, मैंने इसको जोड़ा नहीं है, जुड़ी हुई होती है हमेशा ही, ठीक है। कैपिलरी के माध्यम से जुड़ी होती हैं, एक नेटवर्क इनका बना हुआ होता है। सपोज कीजिए ऐसे,
अब मैंने जोड़ भी दी लो अलग कलर से। तो इनका एक नेटवर्क होता है ना। और मैं इस नेटवर्क को क्या बोल सकता हूँ, रक्त वाहिका बोल सकता हूँ ना। अरे भाई धमनी और सिराएं, तो मैं इसको ब्लड वेसल्स नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना ब्लड वेसल्स हैं ये, रक्त वाहिका। और जो बीचों बीच में है वो क्या होती है बोलो, वो होती है लसिका वाहिका। क्या होती है भाई, लसिका वाहिका। ठीक है, तो अभी यहीं से अपना अवशोषण की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। सुनिए, देखिए भाई, भोजन का जो अवशोषण होता है वो रसांकुर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रसांकुर के माध्यम से। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, आप उसको विलाई यानी कि रसांकुर बोलते हैं। तो ये वो संरचना है जो भोजन का अवशोषण करती है। अब डेफिनेशन पर जाइए, डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपसे एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि पचित भोज्य पदार्थों का, भाई जिस भोजन का डाइजेशन हो चुका है, अर्थात जो जटिल पदार्थ थे यदि वो सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, है ना, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, वसा कन्वर्ट हो गया बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, हो गया था ना, और प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो अम्ल में। तो पचित भोज्य पदार्थ बोलूँगा मैं इसको, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिनका डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो एक लिसन टू मी, इसकी डेफिनेशन को ज़रा ध्यान से सुनिए। क्या है इसकी डेफिनेशन, कि पचित भोज्य पदार्थों का रुधिर केशिका या लसिका वाहिनी में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझिए। मान लीजिए यहाँ पर आपके भोज्य पदार्थ उपस्थित हैं। ये पचित भोज्य पदार्थ हैं जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पचित भोज्य पदार्थ, अच्छा ये पचित भोज्य पदार्थ पहले तो आंत्र में घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये पचित पदार्थों को आप या तो रुधिर वाहिका में भेज देंगे, ध्यान से सुनना, आपकी डेफिनेशन इस डायग्राम से क्लियर होगी। मैंने क्या कहा कि पचित भोज्य पदार्थों का, जैसे ये पचित भोज्य पदार्थ हैं, यदि ये आंत्र से इस रसांकुर की रुधिर केशिका में पहुंच गए, देखो यहाँ तक आ गए, समझ पा रहे हैं, है ना, यहाँ तक आ गए, या फिर ये भोज्य पदार्थ आपकी लसिका वाहिका में आ गए, दोनों वाहिकाओं में आ जाएं। कुछ पदार्थ तो ऐसे होंगे जो रुधिर वाहिका में आएंगे और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो लसिका वाहिका में आएंगे। कुल मिला के बात यह है कि यदि ये पचित पदार्थ आपके रसांकुर में उपस्थित रुधिर केशिका या लसिका वाहिका तक ट्रांसफर हो जाएं या यहाँ तक पहुँच जाएं, तो आप इसी क्रिया को क्या कहते हैं भाई, अवशोषण कहते हैं। देखो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। परिभाषा मैंने क्या बोली कि पचित भोज्य पदार्थों का, अब पचित भोज्य पदार्थ आप किसको बोलते हैं, मतलब जिसका कंप्लीट रूप से डाइजेशन हो चुका है, यानी कि वो सरल पदार्थ में बदल चुके हैं। तो मैंने कहा कि जो पचित भोज्य पदार्थ हैं यदि वो आपकी रुधिर केशिका तक पहुंच जाएं, रुधिर वाहिका मान लीजिए, इसको मैं रुधिर केशिका बोल सकता हूं, या लसिका वाहिका तक पहुंच जाएं, तो आप उस प्रक्रिया को एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है क्या भाई, अवशोषण। तो देखिए ये पचित भोज्य पदार्थ है, या तो ये आपकी रुधिर वाहिका तक पहुंच जाएं या फिर ये लसिका वाहिका तक पहुंच जाएं, तो आप इसी क्रिया को क्या कहते हैं भाई, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण की डेफिनेशन कितनी सिंपल है बोलो, बहुत सिंपल है कि यदि पचित भोज्य पदार्थ या तो रसांकुर की रुधिर केशिका तक पहुंच जाएं या लसिका वाहिका तक पहुंच जाएं, तो हम इसी प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं भाई, क्या नाम देते हैं बोलो, अवशोषण। तो समझ में आ गई डेफिनेशन अवशोषण की। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अब यहीं से हम अपना एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब ये तो अवशोषण हुआ, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। आपका जो भोजन था वो मोस्टली उसके 3 अवयव थे,
एक कार्बोहाइड्रेट, एक वसा और एक प्रोटीन। बोलो तीन थे कि नहीं थे ना। तो कार्बोहाइड्रेट तो कन्वर्ट होता है किस में, ग्लूकोज में, और प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो अम्ल में, और जो वसा कन्वर्ट होती है ना वो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट होती है नहीं होती। तो सुनिए, अब इन तीनों अवयवों का अलग अलग प्रकार से अवशोषण होता है और यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आखिर वसा का अवशोषण कैसे होगा। किसका अवशोषण? केवल देखो, वसा का अवशोषण, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण, ये अलग अलग प्रक्रियाओं से होता है ना, इनकी अलग अलग प्रक्रिया होती हैं। तो आज जो हम समझेंगे ना वो केवल वसा का अवशोषण समझेंगे। किसका अवशोषण? केवल वसा का। ठीक है, बहुत सिंपल है वसा का अवशोषण। जरा आप भी ध्यान से सुनना भाई। अब हमारा टॉपिक क्या है कि आखिर जो वसा होती है उसका अवशोषण कैसे होता है। तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुनिए, जो आपकी वसा होती है ना, वसा, उस वसा का अवशोषण तो होता है लसिका वाहिनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? लसिका वाहिनी के माध्यम से। और जो आपके ग्लूकोज और अमीनो अम्ल होते हैं इन दोनों का अवशोषण होता है रुधिर केशिका से। किससे होता है बोलो? रुधिर केशिका से। तभी तो अवशोषण की ये डेफिनेशन बनती है कि यदि आपके पचित पदार्थ या तो रुधिर केशिका में चले जाएं या लसिका वाहिका में चले जाएं तो आप इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। तो आपको ये डिफरेंट याद करना है, ये अंतर आपको याद करना है कि वसा का अवशोषण तो लसिका वाहिनी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? लसिका वाहिनी। और जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल होते हैं इनका अवशोषण होता है रुधिर केशिका के माध्यम से। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये वसा के अणु हैं, ये रहे वाइट कलर से। तो ये वसा के अणु है ना, जब इस रसांकुर के माध्यम से अवशोषित होंगे तो ये रुधिर केशिका में नहीं जाएंगे, ये कहाँ पे जाएंगे? लसिका वाहिनी में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? लसिका वाहिनी में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वसा का अवशोषण है वो केवल लसिका वाहिनी के माध्यम से होता है, जबकि ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण रुधिर केशिका के माध्यम से होता है। तभी तो इसकी डेफिनेशन दोनों प्रकार से दोनों को मिला के बनती है। अरे मैंने अवशोषण की डेफिनेशन में क्या कहा था? या तो पचित भोज्य पदार्थ का ट्रांसफर कहाँ हो जाए? लसिका वाहिका में, या फिर हो जाए रुधिर केशिका में। तो हम इसी को क्या बोलते थे? अवशोषण। अब क्यों इसकी ऐसी डेफिनेशन है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वसा तो एब्जॉर्ब होती है किसके माध्यम से? लसिका वाहिनी के माध्यम से, जबकि ग्लूकोज और अमीनो अम्ल एब्जॉर्ब होता है रुधिर केशिका के माध्यम से। समझ में आ गई बात? तो ये सिस्टम होता है, इसलिए हम इसकी ऐसी डेफिनेशन बनाते हैं भाई, है ना, कि पचित भोज्य पदार्थों का लसिका वाहिनी या रुधिर केशिका में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? अवशोषण। तो ये समझ में आ गई कि आखिर हम क्यों लसिका वाहिनी और रुधिर केशिका का जिक्र करते हैं। क्योंकि लसिका वाहिनी से अवशोषित होती है वसा और रुधिर केशिकाओं से अवशोषित होती है प्रोटीन और अमीनो अम्ल और ग्लूकोज। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम एक समझ लेते हैं कि आखिर वसा का अवशोषण कैसे होता है ना। अब सुनो, आपको वसा को एब्जॉर्ब करना है। अब एक सिंपल सी बात आपके नज़र में है कि जो वसा होती है वो एब्जॉर्ब किससे होगी? बोलो। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, वसा का अवशोषण तो देखो रसांकुर के माध्यम से तो होना ही है, लेकिन ये जो वसा है वो अवशोषित होकर जाएगी कहाँ पे? आप बोलेंगे सर लसिका वाहिनी में जाएगी। आपके रुधिर केशिका तो नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वसा का अवशोषण लसिका वाहिनी से और ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण रुधिर केशिका से, है ना। ये सिंपल सी बात है। चलिए, तो भाई सुनिए, अब वसा का अवशोषण है ना वो थोड़े अलग प्रकार से होता है।
अब कैसे होता है वो सुनिए। सपोज कीजिए ये आपकी छोटी आंत्र है, ध्यान से सुनो भाई, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये आपको छोटी आंत्र दिखाई दे रही है। इस छोटी आंत्र में ये कौन है बोलो? आप बोलेंगे सर ये हमारा रसांकुर है। कौन है ये? रसांकुर। इस रसांकुर में बीचों बीच में कौन दिख रही है आपको? आप बोलेंगे सर इसके सेंटर में तो लसिका वाहिनी होती है। बिल्कुल होती है। और इसके ऊपर आपको कौन दिख रहे हैं? आप बोलेंगे सर ये तो हमारे सूक्ष्मांकुर हैं। कौन है भाई? सूक्ष्मांकुर। तो एक बात बताओ, इस संरचना को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सुनना मेरी बात को, है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप समझना। ये छोटी आंत्र है। हमें आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी जो फैट होती है, जो वसा होती है, उसका अवशोषण कैसे होगा, केवल यही समझना है। और ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण कैसे होगा वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। सुनिए, तो फिलहाल आप वसा के अवशोषण को समझिए। अब ध्यान से सुनिए भाई, ये जो आपकी छोटी आंत्र है जहाँ पे भोजन का कंप्लीट पाचन हुआ है, तो एक बात मुझे बताओ, क्या इस छोटी आंत्र में तरल पदार्थ नहीं होगा? आप बोलेंगे सर 100% यहाँ पे तरल पदार्थ होगा। अरे तरल पदार्थ तो हर जगह प्रेजेंट होता है। यहाँ पे वाटर होगा कि नहीं होगा बोलो? कहने का मतलब है यहाँ पे आपका जो भोजन है वो एक लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उस भोजन में बहुत सारा जल प्रेजेंट है, तो एक लिक्विड माध्यम इस इंटेस्टाइन के अंदर बना हुआ है। बोलो बना हुआ है नहीं बना हुआ? बिल्कुल बना हुआ है। तो यहाँ पे आपके सपोज कीजिए ये जो रेड कलर के हैं वो आपके वसा के अणु हैं। किसके अणु हैं? केवल वसा के अणु। अभी मैं ग्लूकोज और अमीनो अम्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आखिर ये वसा के अणु अवशोषित कैसे होंगे। एक बात मुझे बताओ, अवशोषण का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर ये जो आपको वसा के अणु दिख रहे हैं, यदि ये वसा के अणु यहाँ से इस लसिका वाहिका में पहुँच जाए, बोलो यहाँ पे, तो हम इसी प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं? अवशोषण कह सकते हैं। क्योंकि यही डेफिनेशन थी कि पचित भोज्य पदार्थों का लसिका वाहिनी में पहुंच जाना या रुधिर केशिका में पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? अवशोषण। और मैंने आपसे स्पेशली कह दिया कि जो आपकी वसा होती है, जो आपकी वसा होती है वो लसिका वाहिनी के माध्यम से अवशोषित होती है। तो ये बात समझ में आ गई। अब सुनिए, अब आपके वसा के जो अणु हैं वो इस छोटी आंत्र में घूम रहे हैं भाई, समझ रहे हैं? ये रहे, ये घूम रहे, बोलो ये छोटी आंत्र में घूम रहे हैं आराम से वसा के अणु, है ना, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में, क्योंकि इनका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब होता क्या है? अब सुनिए भाई, ये वसा के जो अणु होते हैं वो जल विरागी होते हैं। अब बोलेंगे सर ये जल विरागी, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि भाई जो जब साबुन बनता है ना, साबुन बनता है उसमें मिसेल बनती है ना साबुन में, तो सेम कंसेप्ट यहीं पे। सुनना जरा ध्यान से, वसा के अणु कभी भी जल से क्रिया करते हैं क्या? बताओ। अरे आप तेल क्या है? तेल एक प्रकार का वसा है। घी क्या है? एक प्रकार का वसा है। तो जब आप तेल को पानी में डालते हैं तो क्या वो घुलता है क्या पानी में? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं घुलता, ये उसकी ऊपर की सतह पर तैरता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। अरे ये भी तो वसा के अणु हैं। तो वसा के अणु जो होते हैं वो इस जल में ऊपर ही ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं। अरे यार ये जब तैरते रहेंगे तो ये यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? यहाँ तक ये बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाएंगे वसा के अणु। अवशोषण चल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैंने क्या कहा कि जो वसा के अणु होते हैं वो जल विरागी होते हैं, अर्थात जल से क्रिया नहीं करते। ये आपको भी पता है कि ये जल से क्रिया नहीं करते। और इस आंत्र में तो थोड़ा सा जल होता है, तो ये क्या है, इससे दूर भागते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर ये रसांकुर प्रेजेंट है, अब एक बात बताओ, सपोज कीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या खुद? आप बोलेंगे सर यहाँ तक ये कदापि नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल है और ये जल से क्रिया नहीं करते हैं, ये उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं वसा के अणु। अब इसका अवशोषण कराना तो आवश्यक है भाई, ऐसे कैसे भागते रहेंगे ये? तो फिर क्या होता है मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात।
कि जो वसा के अणु होते हैं, अब सपोज कीजिए ये आपका एक वसा का अणु मैंने आपको बना दिया, ये रहा वसा का अणु। ये वसा का अणु जो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में है, क्योंकि सरल रूप है, ये जल विरागी होता है, अर्थात जल से क्रिया नहीं करता, तो ये डायरेक्ट अपने आप इसके पास नहीं पहुंच सकता है। किसके पास? रसांकुर के पास। और जब तक ये रसांकुर के पास नहीं पहुंचेगा तब तक इसका क्या नहीं होगा? अवशोषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अवशोषण नहीं होगा। तो इसका अवशोषण तो जरूरी है। अब कैसे होता है वो सुनिए। याद कीजिए, आपके आंत्र में पित्त लवण भी तो घूम रहे होंगे, जो ग्लाइकोलेट, टोरोकोलेट, सोडियम कार्बोनेट वगैरह मैंने आपको बताए थे ना, पित्त लवण, वो भी तो इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि आपका भोजन में पित्त रस भी तो मिला था। तो जो पित्त लवण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पित्त लवण की संरचना कुछ ऐसी होती है, देखो आप, ऐसी होती है। तो ऊपर का जो भाग है वो तो जल रागी होता है, और नीचे का जो भाग है पित्त लवण का, वो जल विरागी होता है। ठीक है, पित्त लवण होते हैं ना, पित्त लवण जो बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो पित्त लवण यहाँ भी तो घूम रहे होंगे। अब घटना क्या है, अवशोषण आपको वसा का कराना है, लेकिन वसा के अणु जल से क्रिया नहीं करते हैं, तो ये खुद अपने आप इसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक ये इसके पास नहीं पहुंच पाएंगे, इसका क्या नहीं होगा भाई? अवशोषण नहीं होगा। तो इस अवशोषण के लिए क्या होता है कि जो पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण, वो इस वसा के अणु को चारों ओर से घेर लेते हैं। और आपको याद हो तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं भाई? मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसी संरचना को हम क्या कह सकते हैं? मिसेल कह सकते हैं। देखो पॉइंट क्या था कि आपको वसा का अवशोषण कराना है। किसका अवशोषण कराना है? बोलो, वसा का। लेकिन समस्या ये थी कि भाई वसा डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि ये जल से क्रिया नहीं करती, तो ये जो वसा है वो इसके पास नहीं पहुंच सकती। तो क्या होता है कि भोजन में या छोटी आंत्र में यहाँ पे जो पित्त लवण उपस्थित थे, वो पित्त लवण इस वसा के अणु को चारों ओर से घेर लेते हैं, और इस बनने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिसेल कहते हैं। अब ये मिसेल का जो ये ध्रुवीय भाग है, ये ऊपर वाला जो आपको राउंड स्ट्रक्चर से दिख रहा है, राउंड, तो ये होता है जल रागी, अर्थात ये जल से क्या करता है? क्रिया करता है। ठीक है, तो अब तो बहुत सिंपल सी बात हो गई ना कि ये जो मिसेल है, ये इसको धीरे धीरे किसके पास ले आएगा? रसांकुर के पास ले आएगा। किसके पास ले आएगा? रसांकुर के पास। अब इस मिसेल में देखो, बाहर की तरफ तो है पित्त लवण, और सेंटर में कौन है? बसीय अम्ल या ग्लिसरॉल। तो जैसे ही ये पित्त लवण या मिसेल इसके नज़दीक आएगी, तो पित्त लवण हट जाते हैं, और सेंटर में जो वसा का अणु होता है, सेंटर में जो वसा का अणु होता है ना, वो किस में चला जाता है भाई? लसिका वाहिका में। देखो पहले तो जाएगा इस कोशिका में, सपोज कीजिए यहाँ पे एक कोशिका है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अरे सबसे पहले तो इस रसांकुर, इस सूक्ष्मांकुर में आया, इस सूक्ष्मांकुर से सपोज कीजिए इस कोशिका में आएगा, सबसे पहले कोशिका में आएगा ना, तो अब वसा का अणु अवशोषित हो गया ना, क्योंकि ये कोशिका तक पहुंच गया है। ठीक है, तो मिसेल ने इसमें भूमिका निभाई थी, मिसेल ने। तो जैसे ही वसा का अणु यहाँ पे आ जाता है, एक विसरण की प्रक्रिया होती है, उसको मैं कभी लेक्चर में समझाऊंगा आपको। तो जैसे ही वो वसा का अणु यहाँ पे आ जाता है, देखो रसांकुर तक तो पहुँच गया, अब लसिका वाहिका तक पहुँचना जरूरी है, तभी आप उसको कंप्लीट अवशोषण बोलेंगे। तो जब वो यहाँ तक पहुँच जाता है ना, तो क्या होता है कि एक कोशिका का एक अंगक होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, जो एक प्रोटीन का संश्लेषण करती है ना। तो होता क्या है सुनिए, कि ये जो रेड कलर से आपको वसा का अणु दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, प्रोटीन की लेयर। ठीक है, प्रोटीन की लेयर। अब इस संरचना को मैं नाम देता हूं भाई काइलोमाइक्रोन। क्या नाम देता हूं? काइलोमाइक्रोन। सुनिए, ये आपका वसा का अणु है, ठीक है,
जब इस वसा के अणु को आपके पित्त लवण यहाँ रसांकुर तक ले आते हैं तो रसांकुर की जो कोशिकाएं होती हैं वो उस पर एक प्रोटीन का आवरण बना देती हैं। ये बन गया देखो प्रोटीन का आवरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का। तो ऐसा वसा का अणु जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है उस संरचना का एक नाम होता है, वो है काइलोमाइक्रोन। क्या नाम है बोलो? काइलोमाइक्रोन। अब जब इस वसा के अणु पर प्रोटीन की लेयर बन जाती है तो आप इस संरचना को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन का व्यास जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि वसा के अणु अब थोड़े बड़े हो गए। क्या हो गए? बड़े। ठीक है, तो ये थोड़े बड़े वसा के अणु आपकी रुधिर वाहिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रुधिर वाहिका जो होती हैं वो छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं। तो इस वजह से ये जो वसा का अणु है वो डायरेक्ट किस में चला जाएगा? आप बोलेंगे सर लसिका वाहिका में चला जाएगा। तो ये देखो, ये रेड कलर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, तो ये लसिका वाहिका में चला गया है। और मैंने क्या कहा था? यदि आपके पचित भोज्य पदार्थ या तो लसिका वाहिका में चले जाएं या रुधिर वाहिका में चले जाएं, आप उसी घटना को क्या बोलते हैं? उसी घटना को आप अवशोषण बोलते हैं। तो बोलो वसा का अवशोषण हुआ कि नहीं हुआ? अरे कितनी सिंपल सी मैकेनिज्म है, एक बार जरा सुनिए। देखो, आपकी छोटी आंत्र में वसा के अणु घूम रहे। अब ये है ना, अवशोषण कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप बोलेंगे सर रसांकुर। तो ये बना दिया मैंने रसांकुर। ठीक है, रसांकुर पे ऊपर कौन है? सूक्ष्मांकुर। इसके सेंटर में कौन है भाई? लैक्टियल वाहिका है ना, या लसिका वाहिका। तो सुनिए, जो वसा के अणु होते हैं वो जल विरागी होते हैं, अर्थात जल से क्रिया नहीं करते। तो ये खुद रसांकुर के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे पित्त लवण होते हैं और वे पित्त लवण इसको चारों ओर से घेर लेते हैं और क्या बनाते हैं? एक मिसेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिसेल। और ये जो मिसेल होती है जिसमें पित्त लवण तो होते हैं बाहर की तरफ और सेंटर में होता है बसीय अम्ल। तो ये मिसेल जैसे ही सूक्ष्मांकुर के पास आएंगे तो वसा का अणु इससे डायरेक्ट क्या हो जाता है? विसरित हो जाता है, यानी कि अवशोषित हो जाता है। और ये विसरित होता है ना, तो इस पर प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है। अब इस संरचना को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। और ये काइलोमाइक्रोन जो होती है वो किसके अंदर चली जाती है? लसिका वाहिनी के अंदर चली जाती है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं भाई? वसा का अवशोषण बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बस, और फिर इस डायग्राम को आप बाद में बनाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब इसके बारे में हम नोट्स लिख लेते हैं और फिर एक बार मैं उसको और रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, पॉइंट कर लेते हैं इसके बारे में भाई, लिखते हुए जाइए। अब आप अवशोषण, तो सबसे पहले तो इसकी अवशोषण की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, लिखिए। पचित भोज्य पदार्थों का रुधिर वाहिका या लसिका वाहिका में स्थानांतरण होना ही अवशोषण कहलाता है। ठीक है, फिर आप हेडिंग लगाएंगे वसा का अवशोषण। ठीक है, वसा का अवशोषण लिखिए इसमें। वसा का अवशोषण वसीय अम्ल
ग्लिसरॉल के रूप में विसरण द्वारा लसिका केशिका से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वसा के अणु जल विरागी होते हैं। वसा के अणु जल विरागी होते हैं जो सीधे बिलाई के पास नहीं जा पाते। यहाँ पित्त लवण उपस्थित होते हैं जिनका एक सिरा जलरागी व दूसरा जल विरागी होता है। अतः ये वसा के अणु को चारों ओर से घेर कर मिसेल, अंडरलाइन करना, मिसेल को मिसेल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। जब ये मिसेल सूक्ष्मांकुर के पास आती है तो इसके केंद्रीय भाग में उपस्थित वसीय अम्ल सामान्य विसरण द्वारा सूक्ष्मांकुर में विसरित हो जाता है। और पित्त लवण वहीं रह जाते हैं जो दूसरी मिसेल बनाते हैं। लिखो कहाँ तक दिख रहा है, और दूसरी मिसेल बनाते हैं। ठीक है, अभी तो और आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब वसीय अम्ल कोशिका की ईआर में
पहुंचता है तो इस पर एक प्रोटीन का आवरण बन जाता है। अब इसे काइलोमाइक्रोन को अंडरलाइन करना, काइलोमाइक्रोन कहते हैं, जो लसिका वाहिका में चली जाती है। इसी को अवशोषण कहते हैं। लिख लीजिए भाई, ये वसा के अवशोषण की थ्योरी है। फिर इसके बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगा, एक बार इसको लिख लीजिए फटाफट से आप। या आप ऐसा करना कि 720 या 1080 पिक्सल पे इसको एक बार करके इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, समझ रहे, तब इसको आप नोट करना, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट करना, फिलहाल इसके बारे में समझ लीजिए 2-4-5 मिनट, है ना। अब लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए भाई। देखो अब एक एक पॉइंट को समझना आप, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अवशोषण है क्या। तो अवशोषण की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि जो भी पचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनका रुधिर वाहिका या लसिका वाहिका में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अब हमें पता है ना कि भोजन के अवशोषण में रसांकुर की भूमिका होती है ना। तो या तो आपके पचे हुए पदार्थ रसांकुर की लसिका वाहिका में पहुंच जाएं या वो रुधिर केशिका में पहुंच जाएं, तो आप उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई, अवशोषण कहते हैं। सिंपल है ना। अब देखो वसा का अवशोषण कैसे होता है, देखिए तो पढ़ते हुए जाना कि मैंने क्या कहा कि जो वसा का अवशोषण होता है वो वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के रूप में विसरण की प्रक्रिया होती है। एक बहुत सिंपल प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। विसरण के द्वारा लसिका केशिका से होता है। एक सिंपल सा पॉइंट है कि जो वसा का अवशोषण होगा वो रसांकुर की किसके माध्यम से होगा, केवल लसिका कोशिका के माध्यम से, लसिका केशिका के माध्यम से। रुधिर वाहिका के माध्यम से तो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। तो ये भी डिफरेंट वाला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। अब होगा कैसे कि वसा के अणु जल विरागी होते हैं जो सीधे विलाई के पास नहीं जा पाएंगे ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पित्त लवण उपस्थित होते हैं ना, पित्त लवण, जिनका एक सिरा होता है जलरागी और दूसरा सिरा होता है जल विरागी। अतः ये क्या करेंगे, कहने का मतलब है पित्त लवण जल से क्रिया कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करते हैं कि वसा के अणु को चारों ओर से घेर लेते हैं। और आपने पढ़ा ही था क्लास 10th में कि जब भी ऐसी कोई संरचना बने जिसमें बीच में कोई अणु और उसको चारों ओर से घेर ले तो हम उसको मिसेल बोलते थे ना, मिसेल। तो जैसे ही पित्त लवण वसा के अणु को चारों ओर से घेर लेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, मिसेल बोलेंगे। अब ये जो मिसेल है वो तो जल से क्रिया कर सकती है ना, क्योंकि उसमें बाहर की तरफ कौन सा पार्ट है, पित्त लवण का जलरागी पार्ट है, ठीक है। तो जब ये मिसेल, अब ये मिसेल घूम रही है छोटी आंत्र में, तो जैसे ये मिसेल किसके पास आएगी, सूक्ष्मांकुर के पास आएगी। अब सूक्ष्मांकुर कहाँ होते हैं, रसांकुर के ऊपर। तो सूक्ष्मांकुर के पास आती है तो इसके सेंटर भाग में, देखो मिसेल के सेंटर भाग में प्रेजेंट थी वसीय अम्ल, सेंटर भाग में। तो इसके सेंटर भाग में जो उपस्थित होता है वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, वो सामान्य विसरण के द्वारा सूक्ष्मांकुर में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। और जो पित्त लवण होता है वो वहीं आंत्र में रह जाएगा ना। अरे उसने वसीय अम्ल को तो छोड़ दिया कहाँ, सूक्ष्मांकुर के अंदर, और खुद रह गया आंत्र में। क्यों, क्योंकि उसको दूसरे वसा के अणु को पकड़ना था। अरे दूसरी मिसेल बनाएगा फिर उसको लेके आएगा, ये काम चलता रहता है। तो जो दूसरी मिसेल बनाते हैं, अब क्या होगा कि जब ये वसीय अम्ल
सूक्ष्मांकुर में आ जाता है ना, तो वहाँ पे कोशिका होगी, आंतरिकी कोशिका, और कोशिका में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं आपको समझा दूंगा, इतना समझो आप कि कोशिका जो होती है उसमें एक अंगक होता है जिसका नाम अंतःप्रद्रव्य जालिका है, और अंतःप्रद्रव्य जालिका हमारे लिए प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है और कुछ लिपिड वगैरह का भी संश्लेषण करती हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती है, इस वसा के, इस वसीय अम्ल पे या ग्लिसरॉल पे एक प्रोटीन की लेयर बना देती है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वसा के अणु होते हैं या वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के अणु होते हैं, यदि उन पर प्रोटीन की लेयर बन जाएगी तो हम उसको लाइपोप्रोटीन यानी कि काइलोमाइक्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन। अब इस काइलोमाइक्रोन का व्यास थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये रुधिर वाहिका में तो जा नहीं पाते हैं, तो ये कहाँ पे चले जाते हैं? लसिका वाहिका में चले जाते हैं। और मैंने क्या कहा था कि यदि आपके पचित भोज्य पदार्थ लसिका वाहिका में चले जाएं या रुधिर वाहिका में चले जाएं, आप उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। तो देखिए एट लास्ट आपका जो वसा का अणु है वो कहाँ पर चला गया है? लसिका वाहिका में, और इसी क्रिया को आप क्या कहते हैं भाई? अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इसको लिखना, इसको लिखने के बाद फिर वो आप दोनों वो डायग्राम बनाना जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा टॉपिक कि आखिर भोजन में वसा का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करते हैं आगे। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करना भाई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल है, और इसको मैं ऑफलाइन क्लास में भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके।